हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बिहार का इतिहास से शुरुआत करेंगे और यह प्राचीन बिहार के इतिहास सेक्शन से पहले स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि प्राचीन बिहार के इतिहास को यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो पहले आप कई सेक्शन खंडों में इसे बांट कर पढ़ें, जैसे कि पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, बौद्ध और जैन धर्म, मौर्य एवं गुप्त वंश। आप जानते हैं कि प्राचीन बिहार के इतिहास से बिहार स्पेशल से रिलेटेड 70th बीपीएससी प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ऐसे प्रश्न यहाँ से देखने को मिले हैं, तो निश्चित रूप से यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो शुरुआत करते हैं हम पहले पाषाण काल से। फ्रेंड्स, उसके पहले हम प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत की बात करते हैं। तो प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है। पहला पुरातात्विक यानी कि आर्कियोलॉजिकल और दूसरा साहित्यिक यानी कि लिटरेचर। पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं तो पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद जो सारण जिला में है, चेचर कहाँ वैशाली में है, मनेर पटना में है और सोनपुर सारण से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं यानी कि कॉपर रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं और पोट्री है वहां से मृदभांड पाए गए हैं। मौर्यकालीन अभिलेख जैसे कि लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा आदि स्थानों से भी प्राप्त किए गए हैं। अशोक के शिलालेख, बराबर की गुफा, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से भी प्राप्त किए गए हैं स्मारक, और वहां से है जो पुरातात्विक स्रोत बिहार के बारे में जानकारी प्रदान करती है। खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके और मूर्तियां आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत के रूप में मौजूद हैं। साहित्यिक स्रोत की यदि बात करते हैं तो रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं जैसे कि अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, जैन रचनाएं हैं, भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। आपको यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानने की जरूरत है कि अंगुत्तर निकाय में ही 16 महाजनपद का जिक्र किया गया है। ठीक है, 16 महाजनपद का जिक्र जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय इसमें है जो किया गया है। उसके साथ साथ है जो भगवती सूत्र, जो भगवती सूत्र है, ठीक है, ये किसकी रचना है? तो ये जैन की रचना है भगवती सूत्र। ठीक है, और इसमें भी 16 महाजनपद का है जो उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे कि मेगास्थनीज जो इंडिका लिखा, इसके बारे में इंडिका में लिखा गया है। मेगास्थनीज ने जो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत के रूप में, और ये पहला जो बिहार में या भारत में पहला जो राजदूत के रूप में आया था मेगास्थनीज ही आया था, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इंडिका में मेगास्थनीज ने बिहार के और भारत के उस समय के जो आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति के बारे में है जो चर्चा किया है। फाहियान है जो दूसरा सेकंड जो तीर्थयात्री है वो भारत आया था, और ये कब आया था? ये आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था। ठीक है, और इत सिंह है जो ह्वेनसांग के बाद आया था। पहले कौन आया था? मेगास्थनीज पहले, दूसरा फाहियान, फिर तीसरा ह्वेनसांग आया था। कब आया था? ये आया था 606 से 647 में। ये राज कर रहा था हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के समय में ही आया था। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में आया था, और उस समय ये कब से कब तक रहा भारत में? तो 429 से 445 तक। ठीक है, और इसमें है जो उस समय अध्ययन भी किया था कहाँ? नालंदा विश्वविद्यालय में। और चौथा कौन आया? इत सिंह आया था। इसमें है जो यात्रा वृत्तांत दिया गया है। यदि हम कौटिल्य की बात करते हैं तो इसमें अर्थशास्त्र की रचना किया कौन? कौटिल्य ने। और कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त है या चाणक्य, चाणक्य है। ठीक है, या चाणक्य। और ये कौन था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को है जो वहां से बनाया था, राजा बनाया था और पीएम था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय चंद्रगुप्त मौर्य राजा था मौर्य वंश का, और पीएम था कौटिल्य था। ठीक है, और ये सप्तांग थ्योरी भी दिया था, सप्तांग थ्योरी, इसको भी ध्यान रखना है। उस तरह का सप्तांग थ्योरी किसकी देन है? तो ये कौटिल्य की है। यदि हम पाषाण काल की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा, पाषाण मतलब पत्थर होता है, उसका प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था। पाषाण के प्रयोग करने वाले काल को पाषाण काल के रूप में या प्राग ऐतिहासिक काल के रूप में भी जाना जाता है। पाषाण काल को पत्थरों के प्रयोग और मानव विकास के आधार पर कितने भागों में? तो 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। और यहाँ पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो इस काल में मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक था, यानी कि फूड हंटर हंटर था और फूड गैदरिंग करता था। दूसरे जगह पे जा जाके है जो भोजन को इकट्ठा करता था और आगे की ओर खाने के लिए इंतजार करता था कि जैसे कि और भी जैसे दूसरे फल उत्पादन होते थे उसका है जो वो संग्रह करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे और शिकार भी करते थे, मछली पकड़ते थे।
दक्षिणी बिहार में मुंगेर और नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग कितने हैं? तो 1 लाख ईसा पूर्व पुराने हैं। मध्य पाषाण की बात करते हैं तो यानी कि मेसोलिथिक पीरियड की बात करते हैं तो इस काल में मानव आखेटक, खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक था। मानव द्वारा पहला पालतू पशु कौन था? तो यह कुत्ता था। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेजधार वाले औजार भी प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं, बीसी के हैं। नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक पीरियड की बात करते हैं तो इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त किए गए हैं। चिरांद जो कहाँ है? सारण छपरा में है। चेचर वैशाली है और मनेर पटना में है। सनवार कहाँ? रोहतास में। वहां से पत्थर और हड्डियों के औजार भी प्राप्त किए गए हैं। और कैमूर की पहाड़ियों नवादा और जमुई से क्या मिला है? तो गुफा चित्र मिला है, यानी कि केव पेंटिंग मिला है। केव पेंटिंग मिला है। इसको भी ध्यान रखना है आपको, कैसे इस तरह से क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। और ये अवशेष कितना है? तो लगभग है जो 2500 ईसा पूर्व के हैं। अब हम बात करते हैं ताम्रपाषाण काल यानी कि चैल्कोलिथिक पीरियड। ठीक है, यहाँ पे चैल्कोलिथिक यानी कॉपर स्टोन एज की बात की जा रही है। चैल्को मतलब कॉपर, ठीक है, कॉपर, लिथ मतलब होता है स्टोन, तो कॉपर स्टोन एज यानी कि दोनों का प्रयोग इसमें किया जा रहा था। चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सनुआर कहाँ है? रोहतास में है। आदि से ताम्रपाषाण काल के अवशेष भी प्राप्त किए गए हैं। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त इसमें ताम्र प्रयोग के रूप में प्रमाण मिला है। और यह अवशेष लगभग कितना है? तो 1000 ईसा पूर्व के है। अब हम फ्रेंड्स वैदिक काल की बात करते हैं। आर्यों के द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। और वैदिक सभ्यता को कितने वर्गों में? तो 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला पूर्व वैदिक काल यानी कि जो इसका काल है 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक पीरियड जिसका कार्यकाल है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का है। और इसके बाद है जो महाजनपद काल स्टार्ट होता है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक सभ्यता जिसे बोलते हैं उसका विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। तो इसका स्टेटमेंट बना करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार में था? तो यहाँ पे नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार है जो गंडक नदी, जिसे सदा नीरा भी कहा जाता है, गंडक नदी के तट पर बिहार के क्षेत्र में हुआ था। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा कहाँ पे मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण लगभग 800 ईसा पूर्व की यह रचना है। इसमें है जो बिहार की के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा मिलती है शतपथ ब्राह्मण में। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। इसमें बिहार की चर्चा किसके रूप में? तो विदेह के रूप में किया गया है, जो तिरहुत और मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को किकट किकट और ब्रात्य शब्द से संबोधित किया गया है। किकट और ब्रात्य शब्द से। और ब्राह्म पुराण में यही किकट को कहा गया है कि अपवित्र प्रदेश, यानी कि वैसा प्रदेश है जहां जो है जो अनहोली है, अपवित्र है। किकट मतलब होता है अपवित्र। अब हम फ्रेंड बात करते हैं महाजनपद काल की। प्रारंभ में छोटे छोटे कबीले राजनीतिक केंद्र होते थे। कबीलों के आकार में वृद्धि के कारण राजनीतिक उत्थान हुआ, पॉलिटिकल इंपावरमेंट हुआ, जिससे कबीलों का विस्तार जन के रूप में, उसके बाद जनपद के रूप में तथा अंत में महाजनपद के रूप में विकसित हुआ। इन महाजनपदों का विस्तार उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत में हुआ था। दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद का प्रमाण मिलता है और ये महाजनपद ही भारत में राजनीतिक उत्थान का केंद्र बिंदु बन गया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में है जो 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। जैसा हमने पहले बता दिया, अंगुत्तर निकाय क्या है? तो बौद्ध ग्रंथ है, और भगवती सूत्र है जो जैन ग्रंथ है, और इसमें 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। अब हम यदि बात करते हैं तो महाजनपद और उसकी राजधानी और वर्तमान क्षेत्र की, तो मगध का देखते हैं। तो मगध की राजधानी पहले कई बार पूछा गया बीपीएससी के द्वारा कि मगध की प्रारंभिक राजधानी या शुरुआती राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज था, और जिसे राजगृह कहते हैं या फिर अभी वर्तमान में राजगीर के नाम से जानते हैं। और इसके वर्तमान जो क्षेत्र इसमें आते हैं, पटना, गया, नालंदा आदि क्षेत्र इसमें शामिल आता है मगध क्षेत्र में। अंग की बात करते हैं तो अंग महाजनपद है कहाँ? तो चंपा में है। ठीक है, अंग है जो कहाँ, लेकिन आपको यदि प्रमंडल पूछ ले तो पटना, गया, जो देखिए गया प्रमंडल में, मगध प्रमंडल कहाँ है? तो ये गया वाला आता है। ठीक है, लेकिन पटना नालंदा कहाँ है प्रमंडल? कौन से प्रमंडल में? तो ये पटना प्रमंडल में ही आता है, पटना और नालंदा। जबकि गया कहाँ था? तो ये गया प्रमंडल में आता है। और अंग की राजधानी कहाँ है? तो चंपा है।
जो अंग नरेश कर्ण को कहा जाता है महाभारत में, वही अंग है। और यह वर्तमान क्षेत्र इसमें बिहार में आता है, भागलपुर और मुंगेर का जिला। ठीक है। और बज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। और यह वैशाली, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्र है जो बज्जी संघ में शामिल है अभी वर्तमान में। काशी की बात करें तो काशी की राजधानी कहाँ? तो वाराणसी। और यह उत्तर प्रदेश, वाराणसी में, जो वाराणसी है कहाँ? उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। अब हम फ्रेंड्स देखते हैं कौशल का। तो कौशल की राजधानी कहाँ? श्रावस्ती। और ये फैजाबाद, अयोध्या के आसपास उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान में लोकेटेड है। मल्ल की राजधानी करते हैं, कोशिश करते हैं इसका कहाँ का बताने का? तो कुशीनगर। और ये मल्ल की राजधानी कुशीनगर में ही है जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और यह कहाँ है? तो देवरिया, उत्तर प्रदेश में है। वत्स, वत्स की राजधानी कहाँ? कौशाम्बी, जो कहाँ लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में। कुरु की राजधानी कहाँ? इंद्रप्रस्थ है, सॉरी, इंद्रप्रदेश। और यह दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। पांचाल की बात करें तो यह अहिछत्र है। और दूसरा राजधानी काम्पिल्ले है। कहाँ? काम्पिल्ले। ठीक है। पंचाल की अहिछत्र और काम्पाले। और ये बरेली बदायूं उत्तर प्रदेश के जिले हैं, वो वर्तमान में इसी क्षेत्र में लोकेटेड थे। सुरसेन की राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा। और यह मथुरा अभी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। और यहीं से जो हेमा मालिनी है वो है जो सांसद है लोकसभा की। चेदी की राजधानी कहाँ? सुक्तिमती। और यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की ग्वालियर क्षेत्र में है जो उस समय के थे चेदी। अवंती जो महाजनपद था उज्जैन, इसकी राजधानी, पहला राजधानी उज्जैन और दूसरा महिष्मती। और यह मध्य प्रदेश उज्जैन में था। तीसरे 13वें की बात करते हैं तो मत्स्य। मत्स्य की राजधानी कहाँ? विराटनगर। और यह राजस्थान, जयपुर में अभी वर्तमान में लोकेटेड है। अस्मक की राजधानी कहाँ? पोतन, या दूसरी पोटली से बोलते हैं। और यह महाराष्ट्र, तेलंगाना या दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद हुआ करता था। कौन? तो अस्मक। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कंबोज की बात करते हैं तो इसकी राजधानी दो थी, एक हाटक और दूसरा राजपुर। और पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान के क्षेत्रों में यह कंबोज है जो लोकेटेड अभी वर्तमान में है। गांधार की बात करते हैं तो इसकी राजधानी कहाँ है? तक्षशिला है। और यह पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान की जो अभी वर्तमान साइट है वहां पे ये लोकेटेड है, गांधार। और यदि हम 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद का विस्तार क्षेत्र कहाँ था देखते हैं तो यह बिहार में था। और कौन कौन था? तो बज्जी या लिच्छवी जिसे बोलते हैं, यह वैशाली, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में था। मगध, पटना, गया, नालंदा क्षेत्र में था। अंग, भागलपुर, मुंगेर क्षेत्र में था। और अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजगृह या राजगृह ब्रज, बज्जी लिच्छवी की वैशाली। ठीक है। और कबीला, देखिए पहले क्या होता? कबीला बना, उसके बाद जन बना, उसके बाद जनपद, उसके बाद फिर महाजनपद बनना स्टार्ट हो। इस तरह से है जो श्रेणी में है जो आगे है जो बढ़ता चला गया। ठीक है। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं बज्जी संघ महाजनपद की। तो बज्जी संघ 8 राज्यों का संघ था। कितने? 8 कुल, इसलिए इसको बोला जाता है 8 कुल। बज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इक्ष्वाकु इस संघ के 8 जनपद थे। बज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध कौन था जनपद? तो लिच्छवी जनपद था। लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने किया, जिनके नाम पे वैशाली नगर की नाम दिया गया। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह और कुंडग्राम के ज्ञात्रिक बज्जी संघ के प्रमुख जनपद में शामिल था। वज्जी संघ और लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र यानी कि वर्ल्ड का फर्स्ट रिपब्लिक के संज्ञा दिया गया है। किसको? बज्जी संघ या लिच्छवी को। यहाँ पे मगध महाजनपद की बात करते हैं तो मगध राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली उस समय का था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज राजगृह थी। यह 5 पहाड़ियों रत्नागिरी, सोनगिरी, विभागिरी, उदयगिरी और विपलांचन से घिरा हुआ था, एक नगर था। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो यह अथर्ववेद में मिलता है। तो इसको ध्यान रखना है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि मगध और अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ पे मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं मैप का लोकेटेड, यहाँ पे उत्तरी बिहार में बज्जी संघ और लिच्छवी महाजनपद है। और इधर मगध महाजनपद है जो साउथ बिहार में है। और इधर अंग महाजनपद है जो कहाँ पे? भागलपुर के आसपास है। अब हम फ्रेंड्स अंग महाजनपद की बात करते हैं। अंग महाजनपद का विस्तार कहाँ था? भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में था। अंग, इसकी राजधानी कहाँ थी अंग की? तो चंपा थी। और अंग के अंतिम शासक कौन था? ब्रह्मदत्त था। उसको हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला दिया था। मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ और उसके राजवंश कौन कौन थे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं।
तो मगध की स्थापना किया था किसने? तो बृहद्रथ ने मगध की स्थापना किया। बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था कौन? जरासंध। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। इसका वर्णन महाभारत में भी मिलता है और आपने देखे होंगे महाभारत, तो उसमें आपको जानते होंगे कि जरासंध कौन था। मगध के उत्कर्ष के कारण भी हम जानते हैं कि मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था, यानी कि उसको है जो बहुत चारों तरफ से, पांचों तरफ से उसको है जो एक सुरक्षित क्षेत्र दिया गया किलों में यह बंद था। मगध नदियों से घिरा प्रदेश था जहां उर्वर जलोढ़ मृदा यानी कि जो एलुवियल सॉइल था, फर्टाइल सॉइल था, वहां उपलब्ध था, जो कृषि के दृष्टिकोण से काफी अनुकूल थी। मगध में नदियों के जाल के कारण सिंचाई और यातायात की सुविधा भी उपलब्ध थी। मगध के अंतर्गत छोटा नागपुर क्षेत्र खनिज संसाधन, वनों की लकड़ी और ताकतवर हाथियों से यह परिपूर्ण था। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखना है रिपुंजय था। कौन? रिपुंजय। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं हर्यंक वंश की, और यह 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक है जो हर्यंक वंश रही। और इसके संस्थापक कौन रहे थे? तो बिंबिसार रहे, जिसका कार्यकाल था 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक। इस वंश की स्थापना की गई थी बिंबिसार ने किया था और 544 ईसा पूर्व में किया था। बिंबिसार को है जो मगध का वास्तविक संस्थापक है जो माना जाता है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि मगध का वास्तविक संस्थापक इसे माना गया है, तो इसे बिंबिसार को। बिंबिसार ने विवाह नीति यानी कि मैरिज पॉलिसी के द्वारा साम्राज्य विस्तार, अपने साम्राज्य को विस्तार किया और उसी को है जो प्रश्रय दिया, आगे है जो प्रमोट किया। उसकी पहली पत्नी थी कौशल देवी, ठीक है, जो कोसल की राजकुमारी थी। कहाँ की? कोसल की। इस विवाह से उसे दहेज और उपहार में कौन सा क्षेत्र मिला? तो काशी का क्षेत्र मिला था। उसकी दूसरी पत्नी थी चेलना, जिसे चेलना भी कहा जाता है। और चेलना कौन थी? तो लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। उसकी तीसरी पत्नी थी क्षेमा, जो पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी, यानी कि मद्र नरेश की राजकुमारी थी। कौन? क्षेमा। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रदोत के साथ है जो मैत्री संबंध बनाया था। बिंबिसार ने अवंती के शासक, कहाँ के शासक? अवंती के शासक चंड प्रदोत के साथ मैत्री संबंध बनाया। बिंबिसार ने चंड प्रदोत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भी भेजा था। बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र किसके द्वारा? तो अजातशत्रु के द्वारा की गई। और ये माना जाता है कि जैसे कि बिंबिसार की हत्या किया उसका बेटा अजातशत्रु, और अजातशत्रु का बेटा उदयन था, वो है जो अजातशत्रु की हत्या किया। यानी कि एक है जो बाप को मारने वाला है जो वंश हर्यक वंश था। अजातशत्रु, ठीक है, 492 से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया और अजातशत्रु बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना था। उसका वास्तविक नाम क्या था? कुनिक था। और ये एग्जाम में पूछा गया है कि कुनिक है जो किसका वास्तविक नाम था? तो अजातशत्रु का। बिंबिसार और कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजित ने काशी वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजित का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजित को पराजित किया और काशी पर अधिकार कर लिया था। और बाद में अजातशत्रु का विवाह किससे हुआ? तो प्रसेनजित की पुत्री बाजीरा से हो गया, ठीक है। अजातशत्रु ने बज्जिसंग और मल्लों को पराजित किया था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने है जो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। किसने? अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में। उदयन की बात करते हैं तो 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया और सिंहल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की भी हत्या कर दी। उदयन या उदायन ने अपनी राजधानी राजगिरी से कहा? पाटलिपुत्र, जो गंगा, सोन और गंडक के संगम तट पर स्थानांतरित किया, ट्रांसफर किया था। उदयन के 3 पुत्र थे, अनुरुद्ध, मुंडक और नागदशक। नागदशक है जो इस वंश का अंतिम शासक था, तो इसको ध्यान रखना है। तो जो हर्यक वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। और हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, यानी कि बाप को हत्या करने वाला और राजगद्दी पे प्राप्त करने वाला वंश कहलाता है हर्यक वंश। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं शिशुनाग वंश की। तो 412 से 344 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश ने शासन किया। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना किया। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। तो शिशुनाग ने कहाँ राजधानी बनाया? वैशाली को। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित करके अवंती को मगध में मिला लिया था। इसके अलावा शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना। पुराणों में इसे
कालाशोक के क्या कहा गया, तो काकवर्ण यानी काला रंग के जैसा। ठीक है, कालाशोक के समय मगध की राजधानी कहाँ थी, तो पुनः पाटलिपुत्र हो गई, पाटलिपुत्र हो गई। फ्रेंड्स, यदि हम बात करते हैं मगध की कैपिटल जो ट्रांसफर हुआ, कहाँ से कैसे हुआ और कौन उस समय राजा था, तो इसकी बात करते हैं। तो पहले ये बिंबिसार के समय, जो बिंबिसार था उसके समय कहाँ था, तो ये था राजगृह था। ठीक है, इसके बाद कौन आता है, इसके बाद उदयन होता है। उदयन क्या करता है, ये पाटलिपुत्र है जो कैपिटल ले आता है। ठीक है, उसके बाद शिशुनाग आता है। शिशुनाग कहाँ करता है, तो ये कर देता है वैशाली, पाटलिपुत्र से वैशाली कर दिया। ठीक है, और उसके बाद कौन आया, तो ये आया कालाशोक। यहाँ पे कालाशोक आता है चौथा में, कालाशोक। ये फिर क्या करता है, ये वैशाली से पुनः है जो कहाँ कर देता है, तो ये पाटलिपुत्र ही कर देता है। इस क्रोनोलॉजी को याद रखना है कि किस तरह से कैसे होता है। ठीक है, कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कराया था। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नंदी वर्धन था, इसको भी ध्यान रखना है। नंद वंश की बात करें तो यह 344 से लेकर 321 ईसा पूर्व तक शासन किया। महापद्मनंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना किया। महापद्मनंद ने एक राट और एक छत्र की उपाधि भी धारण किया। किसने, महापद्मनंद ने एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण किया। पाली ग्रंथों में महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया है। जो पाली ग्रंथ था उसमें महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया है। पुराणों में महापद्मनंद को परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। तो परशुराम का दूसरा अवतार कौन था, तो महापद्मनंद था। महापद्मनंद ने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिल आदि राज्य को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। अब तक 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार है जो महापद्मानंद के समय ही हुआ था। व्याकरण के महान विद्वान थे पाणिनि, जो महापद्मानंद के समकालीन थे। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद हुआ। घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। कब, 326 ईसा पूर्व में। आपको ध्यान रखना है कि उस समय 326 ईसा पूर्व में जब यूनानी शासक सिकंदर ने अपने विश्वजीत अभियान पे है जो आगे बढ़ा था, तो उस समय भारत पे आक्रमण किया था। कब, 326 ईसा पूर्व में। और उस समय जो भारत का राजा यानी कि कौन था, तो उस समय नंद वंश का राजा, अंतिम राजा घनानंद था। ठीक है, और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य है जो राज्य में राजा उस समय नहीं था, यह भी ध्यान रखना है। नंद वंश आर्थिक और सैन्य रूप से काफी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने कौन सी नदी पे, तो ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। तो ब्यास नदी यहाँ पे याद रखना है, ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया। घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त या कौटिल्य बोलते हैं, उनका अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। अब हम फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, मौर्य वंश के बारे में जानते हैं। और यह मौर्य वंश 321 से लेकर 184 ईसा पूर्व तक यानी कि बीसी में है जो राज किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे और इसके कार्यकाल था, शासनकाल पीरियड रहा 321 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक। जस्टिन और स्ट्रैबो, किसने, जस्टिन और स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है, तो सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी किया। और विलियम जोन्स कौन था, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि ASI, एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है, एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया होता है, जिसकी स्थापना 1784 में कलकत्ता में किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। और एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है जिसका स्थापना है जो 1861 में हुआ था, किसके द्वारा, ये अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा हुआ था। ठीक है, और फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है किसको, अलेक्जेंडर कनिंघम को, क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम ही पहले डायरेक्टर जनरल बने थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। और प्लूटार्क और एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है, तो एंड्रोकोटस कहा है। तो जस्टिन स्ट्रैबो ने सेंड्रोकोटस कहा और प्लूटार्क और एरियन ने कहा किया, इसको कहा चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य या कौटिल्य थे, उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध के बाद हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, मकरान और हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ।
बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी है जो उपहार में दिया था। युद्ध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलेन कार्नेलिया जो सेल्यूकस की पुत्री है उससे हुआ था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज ने ही इंडिका की रचना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदुकुश पर्वत, ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में सौराष्ट्र और तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक है जो फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी को त्याग कर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था और वहीं पे उन्होंने है जो 298 ईसा पूर्व में जैन उपवास एक पद्धति होता है, संलेखना पद्धति। इसमें है जो भूख प्यास मतलब कि भूखे प्यासे रह करके अपनी जान को पानी में खड़ा होकर के त्याग देना, ऐसा संलेखना पद्धति में कहा गया है, जैन उपवास पद्धति है। इसके द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य ने है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर है जो तपस्या करते हुए अपना है जो वहां पे यहाँ पे ठीक है उपवास पद्धति के द्वारा बताया गया है, ठीक है, तो इसके द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं था कि मतलब कि भूखे प्यास बस रहना था, ठीक है। बिंदुसार की बात करते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार और यह 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे अमित्रघात, सिंहसेन आदि के नाम से भी जाना जाता है। तो अमित्रघात या सिंहसेन याद रखें बिंदुसार। एस्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो सीरिया के राजा कौन था? एंटियोकस था। उसने डायमेकस को राजदूत के रूप में है जो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत सारे दरोगा एग्जाम या फिर बीपीएससी एग्जाम या फिर अन्य एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते रहे हैं। तो इसलिए आपको है जो निश्चित रूप से है जो यह बुक है जो काफी आपको फायदेमंद साबित होगी, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत को भेजा था। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा। तो यहाँ पे याद रखना है कि बिंदुसार ने किसको, तो इसका बिंदुसार का बेटा कौन? अशोक था। और अशोक को है जो उस समय तक्षशिला में है जो विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। और अशोक क्या था? तो अशोक तक्षशिला और उज्जैन, तक्षशिला प्लस उज्जैन का क्या था? गवर्नर था। उस समय गवर्नर को या जो राजकुमार होते थे उसको गवर्नर के नाम से जाना जाता था। बिंदुसार क्या था? तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय जो किसने स्टार्ट किया था? तो मखली पुत्र गोसाल ने, मखाली पुत्र गोसाल, ठीक है। और इसी ने कहा था, आजीवक संप्रदाय का मतलब था कि इसका कहने का मतलब था कि कर्ज लो, घी पियो, है ना, लेकिन ऐश से रहो, ठीक है। उसके बारे में टेंशन नहीं लो कि किस तरह से जीना है और नियति पे छोड़ दो, यानी कि ऑल थिंग डिपेंड ऑन डेस्टिनी, यानी भाग्य भरोसे है जो काम करो। अब हम फ्रेंड्स अशोक के बारे में जानते हैं। तो पहले हम देख लिया कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा कौन हुआ? अशोक हुआ। और अशोक 269 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक है जो शासनकाल किया। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। तो कितने वर्षों बाद? 4 वर्षों बाद, क्योंकि आपसी वो झगड़े के कारण ऐसा है जो उनके बाद में गद्दी पर बैठने को मिला। इससे पूर्व वह उज्जैन का क्या था? तो राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की एवं गुर्जरा, मास्की एवं गुर्जरा के अतिरिक्त नेतुर तथा उद्गोलन के अभिलेखों में अशोक नाम उल्लेख मिलता है। तो कहाँ कहाँ? मास्की, गुर्जर, नेतुर और उद्गोलन, ये सारे हैं जो अशोक के अभिलेख है जिसमें अशोक नाम दिया गया है। सिंहल अनुश्रुति जो बौद्ध ग्रंथ के हैं उसके अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी को प्राप्त की। हालांकि अन्य स्रोतों में इसकी पुष्टि नहीं की जाती है। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में, कौन से वर्ष में? 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध, ठीक है, 261 ईसा पूर्व, यहाँ पे 269 देख सकते हैं। 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में किया और कलिंग को मगध में शामिल कर लिया। और कलिंग की राजधानी कहाँ थी उस समय? तो तोसली थी। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो अशोक के 13वें शिलालेख में क्या मिलता है? कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। तो सबसे पहले उसने शैव धर्म को अपनाया, उसके बाद बौद्ध धर्म को है जो अपना लिया। किसके कहने पे? तो दिव्य अवदान के अनुसार, दिव्य अवदान जो बौद्ध ग्रंथ है उसके अनुसार कहा गया कि उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी।
फ्रेंड्स, यदि हम बात करते हैं कि अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष कौन कौन थे, तो 9वें वर्ष में यह कलिंग युद्ध हुआ 261 बीसी में। 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा किया। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बोध गया की यात्रा कौन से वर्ष में किया था अपने शासनकाल के बाद, तो 10वें वर्ष में अशोक ने। 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा किया। कहाँ निगाली सागर की यात्रा अशोक ने किया? 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेखों में अंकन कराया, यानी कि धम्म यानी कि जो नैतिक मूल्य था, विचार था, उसको है जो शिलालेखों में, अपने शिलालेखों में 1 से 14 शिलालेख है जो कराए थे, जिसमें बहुत सारे शिलालेख थे, चाहे वो माइनर होंगे या फिर मेजर एडिक्ट रहे थे। 14वें वर्ष में धम्म महामात्रो, यानी कि जो धर्म को पालन करने वाले, शिक्षा देने वाले अधिकारी थे, ठीक है, उसको लागू करवाने वाले अधिकारी थे, उसको नियुक्ति करवाया 14वें वर्ष में। और 20वें वर्ष में बहुत बार पूछा गया है कि लुम्बिनी की यात्रा किए अशोक ने, और अशोक ने कर घटाकर लुम्बिनी में कितना कर दिया? 1/8 कर दिया। और इसका जिक्र कहाँ मिलता है? तो रूमिनदेई अभिलेख में इसका जिक्र मिलता है, रूमिनदेई। ठीक है, इसको भी याद रखना है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री कौन थी? संघमित्रा, उसको कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति कराई थी, कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। और आपको याद रखना है कि अशोक ने बहुत सारे देशों में, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, अशोक ने सबसे ज्यादा है जो अपने अपने विचारों को फैलाया, कितने कहाँ पे? अपने बौद्ध धर्म को फैलाया, बहुत सारे सांची स्तूप जैसे स्तूप का निर्माण कराया। तो बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा है जो प्रचार प्रसार कराया था, कौन? अशोक ने ही कराया था। और अन्य जो साउथ ईस्ट कंट्री है, यानी कि इंडोनेशिया, जापान, इस तरह से चीन, वहां पे है जो अपने दूध भेजकर है जो इस धर्म को प्रचार प्रसार कराया था। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई थी। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये उत्तराधिकारी कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित, दशोन, दशरथ, संप्रति, शालीसुक, देवधारमन, शतधनुष एवं बृहद्रथ थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। कई एग्जामों में पूछा गया है। मौर्य वंश का शासनकाल कितने वर्षों तक चला? तो यह 137 वर्षों तक चला था। मौर्य प्रशासन की हम बात करते हैं, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की, तो मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन की स्थापना की गई थी। इस व्यवस्था में राजा जो सम्राट होता था, वो संपूर्ण व्यवस्था के शीर्ष पर होता था। राजा में प्रशासनिक, सैनिक और न्यायिक शक्ति निहित थी। मौर्य काल में साम्राज्य का विभाजन देश जो केंद्र हुआ, उसके बाद प्रांत, उसके बाद विषय और ग्राम में किया गया था। तो इसको ध्यान रखना है, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को, कि पहले देश था, उसके बाद प्रांत, फिर विषय और ग्राम। केंद्रीय प्रशासन में राजा के सहयोग के लिए अमात्य, यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी कहलाते थे, कौन? अमात्य, एवं तीर्थ जो उच्च अधिकारी होते थे। कौटिल्य के अनुसार प्रमुख तीर्थ अधिकारियों की संख्या कितनी थी? तो 18 थी, 18 थी। और प्रमुख अधिकारी जो निम्नलिखित थे मौर्य प्रशासन में, वो कौन कौन थे? तो समाहर्ता की बात करें तो यह राजस्व विभाग का प्रधान था। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट कौन था? तो समाहर्ता। और सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष था। राजकीय कोषाध्यक्ष कौन था? तो ये सन्निधाता था। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान, सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष का जो मुख्य अधिकारी, और सीताध्यक्ष क्या होता था? तो राजकीय कृषि विभाग का प्रधान होता था। तो सीता मतलब जुती हुई खेत का इसमें दिया गया है। तो सीता अध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग से, कृषि से संबंधित सीता। ठीक है, पन्या अध्यक्ष, तो ये वाणिज्य विभाग का प्रधान थे, पन्या अध्यक्ष। अचपटला अध्यक्ष, ये महालेखाकार थे। और सैन्य विभाग कौन था? सेनापति, यह मंत्री पद था। ठीक है, ये प्रमुख अधिकारी इसके होते थे। इसका है जो बार बार है जो पूछे जाते हैं इसमें कि कई सन्निधाता क्या कहलाता, राजकीय कोषाध्यक्ष के रूप में जो मौर्य प्रशासन में कौन था? तो सन्निधाता। ये सबको है जो आप है जो याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, चाहे वो बिहार दरोगा हो, चाहे बीपीएससी हो, या फिर अन्य कोई भी एग्जाम हो, उससे ऐसे प्रश्न है जो पूछे जाते रहे हैं। मौर्य काल में 4 प्रकार की सेना है जो उपलब्ध थी। कितनी? तो 4 प्रकार की, जैसे कि पैदल सेना, जिसे इन्फेंट्री बोलते हैं, हाथी सेना यानी कि एलिफेंट वाला आर्मी, घुड़सवार सेना और रथ सेना था। न्याय व्यवस्था राजा के अधीन थी, लेकिन राजा के बाद न्याय व्यवस्था न्यायाधीश द्वारा देखा जाता था। न्याय व्यवस्था 2 भागों में विभाजित थी। पहला था धर्म अस्थीय यानी कि दीवानी न्यायालय, और दूसरा था कंटक शोधन, जिसे फौजदारी न्यायालय भी बोला जाता है। कंटक शोधन पूछा गया एग्जाम में, कंटक शोधन क्या है? तो ये फौजदारी न्यायालय था। और धर्म अस्थीय क्या था? तो दीवानी न्यायालय था। न्याय व्यवस्था राजा के अधीन थी, लेकिन राजा के बाद न्याय व्यवस्था न्यायाधीश द्वारा
न्यायाधीश द्वारा देखा जाता था। न्याय व्यवस्था दो भागों में विभाजित थी, एक धर्मस्थीय दीवानी न्यायालय और कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय, जैसा हमने आपको बता दिया। गुप्तचर व्यवस्था की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत प्रमुख गुप्तचर यानी कि जो क्या बोलते हैं सेक्रेट जो एजेंट थे उसको गुढ़ पुरुष भी कहा जाता था। सेक्रेट एजेंट गुढ़ पुरुष, ये पूछा भी है गुढ़ पुरुष क्या था, तो ये गुप्तचर था। कौन? मौर्य प्रशासन में। ठीक है। अर्थशास्त्र में जासूसों को चर कहा गया, जासूसों को क्या कहा गया? चर कहा गया है। गुप्तचर व्यवस्था दो प्रकार की थी। संस्था यानी कि एक स्थान पर रहकर गुप्तचर कार्य करना, ये संस्था का कार्य था। और संचार क्या करता था? घूम घूम कर गुप्तचर का कार्य करता था, संचार। मौर्य प्रशासन 5 प्रांतों में, कितने प्रांतों में? 5 प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों का शासन राजकुमारों द्वारा संचालित किया जाता था। उदाहरण के लिए अवंती का राज्यपाल कौन था? तो अशोक था, और फिर बाद में तक्षशिला का भी राजकुमार था। उत्तरापथ कहाँ? तक्षशिला। और दूसरा दक्षिणापथ क्या था? तो स्वर्णगिरी था। प्राच्य यानी कि पूर्वी जो पाटलिपुत्र, और अवंती की राजधानी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी तोसली, प्राच्य पूर्वी की राजधानी पाटलिपुत्र, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला और दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी। इस तरह से जो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो इसको खास ध्यान रखकर पढ़ेंगे। प्रांतों का विभाजन विषय के रूप में किया गया था। विषय का प्रधान विषयपति या प्रांतपति कहलाता था। विषयों का विभाजन ग्राम के रूप में किया गया था। ग्राम का प्रधान ग्रामी कहलाता था। 10 गांवों के समूह के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो गोप कहा जाता था। तो 10 गांव के समूह के प्रमुख को गोप, और गांव का प्रधान क्या? ग्रामी कहलाता था। नगर प्रशासन यानी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का संचालन कितने समितियों द्वारा? 6 समितियों द्वारा किया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार सभी समितियों में कितने सदस्य होते थे? टोटल 5 सदस्य एक समिति में होते थे। तो टोटल 6 गुना 5 इक्वल टू 30 सदस्य द्वारा नगर का संचालन किया जाता था। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो मौर्यकाल में राजकीय आय यानी कि जो रेवेन्यू इनकम का जो सोर्स था वो कृषि था, उद्योग था और व्यापार था। सर्वाधिक आय कृषि से प्राप्त होती थी। कहां से? कृषि से। कृषि पर 1/6 कर प्राप्त किया जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि। और वही जैसे मुगल काल में सरकारी भूमि को क्या कहा गया? तो इसको खालसा भूमि, ठीक है, खालसा भूमि कहा गया। इसको भी ध्यान रखना है। उद्योग एवं व्यापार से 1/10 कर प्राप्त किया जाता था। मौर्य काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह क्या था? तो भड़ौच या भरूच गुजरात था। भड़ौच कहाँ है? तो भरूच कहाँ है? गुजरात में है। करों की चोरी के संदर्भ में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया था। जो भी टैक्स की चोरी करेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो कौटिल्य के अनुसार मौर्यकालीन समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में उस समय विभाजित है, जैसा कि है जो लेटर वैदिक पीरियड में वैसा चला जा रहा था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो टोटल 7 वर्गों में विभाजित था, जिसमें दार्शनिक था, किसान था, अहीर था, कारीगर था, सैनिक, निरीक्षक और सभासद था। ठीक है, तो इसको याद रखें। 7 कौन कौन था? तो ये इसको याद रखना है। कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा का प्रचलन था, यानी कौटिल्य ने बताया कि स्लेवरी सिस्टम वहां पे मौजूद था। जबकि मेगास्थनीज ने दास प्रथा को जो प्रचलन था उसको स्वीकार नहीं किया है, यानी कि मेगास्थनीज ने कहा है कि दास प्रथा वहां पे अवेलेबल नहीं था, वहां प्रचलन में नहीं था। मौर्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन वैश्यावृत्ति के भी प्रमाण मिले हैं। तो वैश्यावृत्ति के प्रमाण तो मौर्यकालीन समाज में भी मिला है और सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसका प्रमाण मिला है। इस काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को कहा गया है रूपाजीवा। रूपाजीवा किसको कहा गया है? तो ये वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को। मौर्य कला की बात करते हैं तो मौर्य काल के दौरान ताकतवर केंद्रीय सत्ता के अधीन विभिन्न कला रूपों स्थापत्य कला और मूर्ति कला का विकास हुआ। ये कला 2 रूपों में विकसित हुई थी। राजकीय संरक्षण में विकसित कला को राजकीय कला और स्थानीय कलाकारों द्वारा विकसित कला को लोक कला यानी फोल्क आर्ट के रूप में जाना जाता है। राजकीय कला के अंतर्गत स्थापत्य कला का विकास सर्वाधिक हुआ। स्थापत्य यानी कि आर्किटेक्चर कला में राजप्रसाद जो राजमहल होते थे, स्तंभ यानी कि पिलर, स्तूप जो स्तूप बनाए जाते थे बौद्ध के, जैसे इस तरह से आप देखे होंगे कि अंडाकार के बनाए जाते थे। गुहा विहार जैसे गुफाओं में जो विहार बनाए जाते थे बौद्ध भिक्षुओं के लिए। राजकीय कला के अंतर्गत मूर्ति कला में स्तंभों के ऊपर मूर्ति और स्वतंत्र रूप से निर्मित मूर्तियों के भी प्रमाण मिले हैं और कई जगह देखने को भी मिलता है। लोक कला के रूप में यक्षिणियों
की मूर्ति एवं जैन तीर्थंकरों की भी मूर्ति मिली है। इन मूर्तियों का निर्माण बलुआ पत्थर यानी सैंड स्टोन से किया गया है। इसका प्रमुख उदाहरण है दीदारगंज पटना, ठीक है, से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति है। इसके अतिरिक्त लोहानीपुर जो पटना है, लोहानीपुर पटना से जैन तीर्थंकर की मूर्ति भी प्राप्त की गई है। इसको भी खास याद रखेंगे। अब हम आगे बौद्ध धर्म की बात करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध कई धर्मों का विकास हुआ, उद्भव हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख धर्म था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की। उनके अध्यात्म और दर्शन के कारण उन्हें सर एडविन एल्ड्रिन ने एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा है। आपको है जो यहाँ पे फैक्ट्स याद रखना है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया है, तो गौतम बुद्ध को कहा गया है। और किसने कहा है, तो उसको एडविन एल्ड्रिन ने कहा है। इसको ध्यान रखना है, ऐसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे। बूढ़ा व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, एक शव को देखा और एक सन्यासी को देखा। और इन्हीं दृश्यों को देखने के बाद उन्होंने है जो गृह त्याग का निर्णय ले लिया, यानी गृह विनिष्क्रमण इसको कहा जाता है। इसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है। क्या है ये, कौन सी घटना है, तो गृह त्याग की घटना है बुद्ध भगवान की। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह को त्याग किया और 35 वर्ष की अवस्था में है जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई 6 वर्षों के बाद। उसके बाद उन्हें तथागत और बुद्ध कहा गया। संन्यास के दौरान उन्होंने वैशाली में अपने प्रथम गुरु अलार कलाम तथा राजगृह में अपने द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत से दीक्षा ग्रहण किया। तो इनके गुरु का नाम भी याद रखना है कि पहले गुरु थे वैशाली में अलार कलाम और दूसरे गुरु थे राजगृह में कौन, रुद्रक रामपुत। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल ब्रिज के नीचे निरंजना, जिसे फल्गु नदी जो आज कहते हैं, वह पहले निरंजना नदी के नाम से भी जानी जाती थी, उसी के तट पर बोधगया में हुई थी, पीपल ब्रिज के नीचे। और बिहार का जो राजकीय ब्रिज है वह पीपल ही है। अब हम फ्रेंड्स बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जानते हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व, और उनके मृत्यु का वर्ष है 483 ईसा पूर्व है। उनका जन्म स्थान कहाँ है, तो लुम्बिनी नेपाल में। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम सुधोधन और उनकी माता महामाया देवी थी, जिनका है जो बचपन में ही इनके जन्म के साथ ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और उनकी पालन पोषण बुद्ध भगवान की किसने किया था, उनकी मौसी या सौतेली माँ कौन थी, प्रजापति गौतमी थी। और उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, ठीक है। और उनके पुत्र का नाम राहुल था, जबकि उनके सौतेले भाई का नाम देवदत्त था, जो उनसे काफी है जो अप्रिय व्यवहार था। उनके कुल का नाम शाक्य क्षत्रिय वंश था, शाक्य क्षत्रिय वंश। और उनके प्रिय घोड़े का नाम था कंथक। ये भी याद रखना है कि उनके प्रिय घोड़े का नाम क्या था, कंथक था। और उनके सारथी का नाम यदि जानना है तो चांद था, चांद। और उनके अन्य का नाम तो साक्य मुनि, उनके अन्य नाम था साक्य मुनि, ठीक है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे, उन्होंने बौद्ध भगवान ने दिए थे। जैसे कि दुख है तो संसार तो दुखमय है, दुख समुदाय है, यानी कि दुख का कारण क्या है, तो तृष्णा है, लोभ है, लालच है, मोहमाया है। दुख निरोध, दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय करना आवश्यक है। दुख निरोध मार्ग, यानी कि दुख को निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग है जो इसकी पालन करना आवश्यक है, ठीक है। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग क्या होता है ये भी जान लेते हैं कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, यानी कि राइट विजन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट वर्क, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी, राइट समाधि, यानी कि राइट, इसको निर्माण कहा जाता है बौद्ध धर्म में, ठीक है। तो इसको जानते हैं कि समाधि का मतलब क्या होता है, निर्वाण की प्राप्ति करना, किसमें, तो बुद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे, तो बुद्ध थे, धम्म और संघ, बुद्धम धम्मम और संघम। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया था, तो मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो कई एग्जामों में और बीपीएससी में खासकर ये पूछा ही जाता रहा है कि बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो पाली भाषा में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। कहाँ पे, सारनाथ में दिया था। जानते हैं आगे कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, पहला उपदेश तो सारनाथ में, लेकिन सर्वाधिक उपदेश कहाँ, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर मल्ल में 80 वर्ष की आयु में हो गई थी।
बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है कि निर्वाण की प्राप्ति करना। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा क्या कहलाती है, तो ये जातक कथा में मिलती है और इसमें लगभग 600 प्लस कहानियों का इसमें है जो संग्रह किया गया है। और बुद्ध के जन्म या जन्म से पहले, ठीक है जो ऐसे कहानियां है को बनाया गया है किसके द्वारा, बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। ठीक है, अब हम फ्रेंड्स देखते हैं कि बौद्ध धर्म के 10 जो सील थे या आचरण थे क्या थे। तो बुद्ध ने निर्माण के मार्ग को सरल बनाने के लिए 10 सीलों या 10 आचरण को अपनाने पर बल दिया। पहला था सत्य, अहिंसा, आस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रही माने ज्यादा अपने जो दूसरों के बिना परिमिति से है जो दूसरा का सामान है जो नहीं छूना। ब्रह्मचर्य यानी कि आपको ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना है। नृत्य गायन का त्याग करना है। डांस जो डांसिंग सिंगिंग का इस सब का त्याग करना है। असमय भोजन का त्याग करना है यानी कि समय पर भोजन करना है। कोमल सैया का त्याग करना है यानी कि आपको है जो ऐसा नहीं कि पूरी तरह है जो आरामदायक जीवन जीना है। श्रृंगार प्रसाधन का भी त्याग करना है और मद्य सेवन का भी त्याग करना है यानी कि दारू नहीं पीना। इसी को अपनाते हुए बिहार सरकार ने है जो 2016 में अप्रैल 2016 में है जो क्या किया, लीकर बैन किया था। वैसे आर्टिकल 47 में भी डीपीएसपी के अंतर्गत है जो इसका प्रोविजन दिया गया है कि आप है जो स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है कि वो है जो मद्य सेवन का बंद कर सकता है। आगे देखते हैं बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम और उसके प्रतीक। जन्म का प्रतीक है कमल यानी लोटस। यौवन यानी जवानी का प्रतीक है क्या, तो सांड है, ऑक्स या बुल भी से बोलते हैं। महाभिनिष्क्रमण जो गृह त्याग की घटना है और इससे संबंधित है घोड़ा, क्योंकि घोड़ा पे ही बैठ के वो बाहर निकले थे। संबोधि यानी ज्ञान प्राप्ति का जो सिंबल है, प्रतीक है, वो क्या है, पीपल है, जिसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु का प्रतीक क्या है, तो पद चिन्ह है, स्तूप है। और अशोक ने है जो हजारों स्तूप बनवाए थे विभिन्न देशों में, ठीक है, विभिन्न जगहों पे। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब है प्रथम उपदेश और इसका जो सिंबल है वो चक्र है। और बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया। और चौथी बौद्ध संगति कौन कराया था, तो यह कनिष्क कराया था और कनिष्क का ही श्रेय दिया जाता है। और इसी जो बौद्ध संगति हुआ था इसमें है जो बौद्ध धर्म है जो 2 भागों में विभाजित हुआ। एक हीनयान हुआ और दूसरा हुआ महायान हुआ। हीनयान क्या कहता था, वो परिवर्तन विरोधी था, यानी कि जो बाद में आने वाले कुछ चेंजेस थे उसको अपनाना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि जैसे जो बुद्ध भगवान के विचार थे वैसा ही आगे है जो कैरी फॉरवर्ड किया जाए, आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन महायान में क्या हुआ कि यह परिवर्तन समर्थक थे, जो कनिष्क के द्वारा है जो महायान को प्रमोट भी किया गया। ठीक है, तो महायान में क्या हो कि भगवान को पहले वो सब जो हीन आने वाले थे वो क्या कहते थे कि हमारे जो बुद्ध है वो एक मानव है, एक स्पिरिचुअल लीडर है, ठीक है, एक माने कि क्या एक धार्मिक एक आध्यात्मिक नेता है। लेकिन जो महायान वाले आए तो ये क्या कहे कि एक अब समय आ गया है कि हम है जो अपने बुद्ध को है जो भगवान के रूप में देखें और उन्हें उनकी मूर्ति बनाने का प्रयास करें। तो है जो मूर्त रूप दिया कनिष्क ने और गंधार मथुरा ऐसे सेंटर बनाए गए जहां पे है जो मूर्ति का विकास किया जाने लगा। और फिर महायान जो धर्म था वह जो धीरे धीरे है जो साउथ ईस्ट कंट्री जैसे कि इंडोनेशिया ये सब में है जो फैलता चला गया। और यदि हम बात करते हैं 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाला शाखा वो क्या था, वज्रयान था। आडंबर वाला यानी कि भूत प्रेत ये सब मतलब कि थोड़ा सा ये जादू टोना ये सब वाले जो शाखा था क्या, तो वज्रयान था। बौद्ध संगति और सभा कहाँ कहाँ हुई, टोटल ये 4 बौद्ध संगति हुआ था। और कहाँ कहाँ हुआ, कौन इसके अध्यक्ष थे, उस समय शासक कौन थे और कब हुआ था, इसको जानते हैं। तो प्रथम हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे, तो राजगृह में हुआ था और इसके शासक रहे थे अजातशत्रु और अध्यक्ष रहे थे महाकश्यप। और विशेषता इसका था सूत पिटक विनय पटक की यहाँ पे रचना की गई थी। कहाँ पे, प्रथम है जो बौद्ध संगति में। और द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें तो 383 ईसा पूर्व यानी 100 साल बाद है जो किया गया था। ठीक है, कहाँ पे, वैशाली में। और ये कालाशोक उस समय शासक था और सबाकामी क्या था, अध्यक्ष था। और महासंघिक और स्थविर के रूप में है जो विभाजन इसमें है जो किया गया। तृतीय की बात करते हैं तो 250 ईसा पूर्व में है जो बौद्ध संगति का है जो स्थापना हुआ था मीटिंग। ठीक है, पाटलिपुत्र इसका स्थान था और अशोक ने कराया था, उस समय शासक था। मोगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किए और अभिधम पिटक का इसमें संकलन किया गया था। चतुर्थ की बात करते हैं तो यह प्रथम शताब्दी एडी में हुआ था और कुंडल वन कश्मीर में। और कनिष्क उस समय शासक था और इसके
अध्यक्ष के रूप में वसुमित्र और अश्वघोष है जिसके उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे। और इसी में है जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ही है महायान और हीनयान में विभाजन हो गया था। आपको याद रखने के लिए आर भी पीके और एके से आप इस कोड को याद रख सकते हैं। ठीक है, इसमें है जो देखिए 30 है मतलब तीसरा का कौन, तो मोगलीपुत्र तीसरा। सवाकामी इसमें ऐसे भी याद रखते हैं एम एस एम भी। ठीक है, और ए भी अश्वघोष एम एस एम भी। बात करते हैं बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के बारे में। इसे 3 बास्कट भी बोला जाता है। तो पहला है सुत्त पिटक जिससे बुद्ध के उपदेशों का इसमें संकलन किया गया है। और सबसे बृहद पिटक है जिसका संकलन किसने किया है, तो आनंद ने किया है जो बुद्ध भगवान के शिष्य थे। विनय पिटक की बात करते हैं तो संघ के नियमों का संकलन इसमें किया गया है। और सबसे लघुत्तम पिटक है जिसका संकलन उपाली ने किया। किसने, उपाली ने। अभिधम्म पिटक की बात करते हैं तो इसमें बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। और इस पिटक का संकलन किसने किया है, तो मोगलीपुत्र तीस ने किया है। मोगलीपुत्र तीस ने किया। बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल की बात करते हैं तो चैत्य क्या था, तो बौद्ध धर्म का पूजा घर था बौद्ध धर्म का चैत्य। जबकि स्तूपा क्या था, तो बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल था। बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल क्या था, स्तूपा था। और विहार था बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था। और इसी बिहार के नाम पे बाद में है जो बिहार राज्य का नाम भी बिहार पड़ गया था। अब हम फ्रेंड्स जैन धर्म के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म समाप्त हो गया। जैन धर्म के संस्थापक थे कौन, पहले संस्थापक थे इसके पहले जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे कौन थे, ऋषभदेव थे। और इसका सिंबल क्या था, तो ये बैल था। और दूसरे तीर्थंकर की बात करें तो दूसरे तीर्थंकर थे अजितनाथ। दूसरे कौन थे, अजितनाथ थे। उनका सिंबल क्या था, प्रतीक क्या था, तो उनका प्रतीक था हाथी। और तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा नंबर के जो तीर्थंकर थे वह संभवनाथ थे। कौन, संभवनाथ। और यह दरोगा मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है कि तीसरे संभवनाथ थे और उनका प्रत्येक चिन्ह क्या था, तो यह था घोड़ा। याद रखना है। ठीक है, देखते हैं कि जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो टोटल 24 हुए। और 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के रूप में कौन थे, महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है महावीर स्वामी को। उनके बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, और उनके जन्म का वर्ष है 540 ईसा पूर्व और उनकी मृत्यु का वर्ष है 468 ईसा पूर्व है। उनके जन्म स्थान कहाँ है, तो कुंडग्राम वैशाली। पिता का नाम है सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला है। जबकि पत्नी यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी या जिसे अनुजा भी नाम है। जामाता या दामाद का नाम उनके कौन है, तो जामाली है, जामाली। और उनके कुल का नाम क्या है, वंश का नाम है ज्ञात्री कुल है। एनसीईआरटी के नवीनतम संस्करण के अनुसार महावीर का जन्म है जो 599 ईसा पूर्व और मृत्यु है जो 527 ईसा पूर्व है जो दिया गया है। और भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैन धर्म के बारे में जानते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव थे। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। उन्हें आदिनाथ, वृषभनाथ भी कहा जाता है। वृषभ मतलब होता है बैल। ठीक है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे। और इनका सिंबल क्या था, तो सांप था। इनका जन्म कहाँ हुआ, काशी में हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ, समेध पर्वत पर हुई थी। और उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी थी। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रही, यानी कि सही सच सच बोलना। अहिंसा है जो हिंसा नहीं करना, मारकाट नहीं करना। आस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। और अपरिग्रही मतलब कि अपने सामान को, दूसरे के सामानों को नहीं छूना है। ठीक है, इस तरह से। और ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा नहीं करना है। महावीर स्वामी वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। जबकि बुद्ध भगवान ने 29 वर्ष में 29 ईयर्स में त्यागे थे। और 12 वर्षों के कठोर तप के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य मतलब जैन धर्म में ज्ञान को कैवल्य बोला गया। उसकी प्राप्ति जृंभी गांव में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। देखिए बुद्ध भगवान का कहाँ हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे और ऋजुपालिका नदी पे। और जो फल्गु नदी था, निरंजना नदी बुद्ध भगवान के वहां पे हुआ था। और साल वृक्ष के नीचे हुआ ऋजुपालिका नदी पे। जृंभी ग्राम में कहा,
कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुआ कहाँ पे, तो ये किसका हुआ, तो यहाँ पे जैन धर्म, ये महावीर का हुआ था। और जैन धर्म के 3 रत्न बताए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी कि KFC याद रखें। KFC का मतलब क्या हुआ कि राइट नॉलेज, राइट KFC, राइट सम्यक मतलब राइट होता है सही, राइट नॉलेज, फिर राइट फेथ यानी विश्वास, फिर राइट कंडक्ट यानी आचरण, सही आचरण, सही विश्वास, सही तरह से ज्ञान की प्राप्ति, यही है जो जैन धर्म के 3 रत्न रहे। जबकि बुद्ध धर्म है जो 3 रत्न वहां पे बुद्धम धम्मम संघम, यह 3 रत्न थे बुद्ध धर्म के। सत्य, जैन धर्म के जो 5 महाव्रत थे उसका मतलब क्या था, तो सत्य है झूठ नहीं बोलना, अहिंसा हिंसा नहीं करना, आस्ते चोरी नहीं करना, अपरिग्रही माने धन का संग्रह नहीं करना, ब्रह्मचर्य माने इंद्रियों को वश में रखना है। और 5वां जो महाव्रत था, इसको जो ब्रह्मचर्य, इसको महावीर स्वामी ने ही प्रतिपादित किया था। जबकि 4 है जो किसके द्वारा है, जो ये पार्श्वनाथ के द्वारा, ये जो 23वें तीर्थंकर थे इसके द्वारा है जो दिया गया था, 23वें तीर्थंकर। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर और उनके प्रतीक देखते हैं, तो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव और उनका बैल या वृषभ है जो इनका प्रतीक था, इसलिए इनको वृषभनाथ भी कहा जाता है, आदिनाथ भी कहा जाता है। द्वितीय तीर्थंकर थे अजितनाथ और इनका सिंबल क्या था, हाथी था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और इनका सर्प यानी सांप है जो सिंबल था। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी और उनके जो सिंह है जो इसके प्रतीक था। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं जैन संगतियां के बारे में। प्रथम जो जैन संगति हुआ था 310 ईसा पूर्व में, और ये कहाँ पे, तो पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। और उस समय शासक था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य था, और अध्यक्ष इसके स्थूलभद्र थे। दिगंबर और श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन हो गया था। दिगंबर क्या रहते थे, तो वो नंगे रहते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे, जबकि श्वेतांबर है जो उजला वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया जिसे कहा जाता है आगम। द्वितीय जो जैन संगति हुआ 512 ईस्वी में हुआ और बल्लभी गुजरात में किया गया, और देवर्धि क्षमाश्रमण इसके अध्यक्ष रहे। जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन यहाँ पे किया गया था। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी, तो 72 वर्ष की आयु में कहाँ पे, पावापुरी में हुई थी। पावापुरी कहाँ है, नालंदा के आसपास है। अनेकांतवाद और स्यादवाद, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि अनेकांतवाद या स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध किससे है, तो ये जैन धर्म से है। और ये यूपीएससी के द्वारा भी पीटी में ऐसे प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था कहाँ पे, राजगृह में दिया था। जबकि बुद्ध भगवान ने अपना जो पहला उपदेश दिया था कहाँ पे, सारनाथ में दिया था। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगति में श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में हो गया था। कौन सा, प्रथम जैन संगति में कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र बिहार में, और दूसरा बल्लभी गुजरात में हुआ था। दिगंबर भद्रबाहु क्या था, तो दिगंबर था। दिगंबर ने नेतृत्व इसका प्रदान किया। इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता और कठोरता को अपनाया गया, यानी कि पूरी तरह से है जो हार्ड रूल इसमें अपनाया गया था जैन धर्म से संबंधित, इसमें हिंसा नहीं करना, इस तरह से। श्वेतांबर यानी स्थूलभद्र ने नेतृत्व प्रदान किया। इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया गया। इसमें श्वेत वस्त्र यानी उजला वस्त्र पहनने की परंपरा थी, तथा यह दिगंबर की तुलना में कम इसकी परंपरा है जो कम कठोर थी। यानी कि जो जो किसान उस समय के थे, किसानों के बीच है जो जैन धर्म बहुत तरह से है जो नहीं फैल सका, क्योंकि जैन धर्म का कहना था कि सत्य और अहिंसा, और उस तरह से माने कि हिंसा नहीं करना है, यानी कि जीव जंतुओं को भी नहीं मारना है, कीड़े मकोड़ों को भी नहीं मारना है, और खाना है जो शाम से पहले है जो खा लेना है, क्योंकि शाम के बाद हो सकता है कीड़े पतंग है जो आपके कीट पतंग आपके खाना में प्रवेश कर जाए, आप उसका मृत्यु हो जाए। और किसानों के द्वारा जब खेती की जाती थी, जुते हुए खेत में है जो बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को है जो उसमें मतलब उसकी उसमें है जो मर जाते थे, जिस कारण से किसान है जो बहुत तरह से है जो उसका पालन अच्छी तरह से नहीं कर पाए और जैन धर्म से नहीं जुड़ पाए। बात करते हैं आगे शुंग वंश की। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था, और उसकी हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना किया। पुष्यमित्र शुंग क्या था, तो ब्राह्मण था, और यह बृहद्रथ का सेनापति था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली थी। उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया था, यानी कि यवन जो ग्रीक होते थे उसके आक्रमण को विफल किया था किसने, पुष्यमित्र शुंग ने, और सेनानी की उपाधि भी हासिल की थी। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसमें पुरोहित कौन थे, तो पतंजलि थे। और याद रखना है कि पतंजलि पूछा जाएगा कि इसके
है जो पुरोहित थे तो पुष्यमित्र शुंग के थे। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आया अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजा बना। कालिदास के नाटक मालविक अग्निमित्रम में अग्निमित्र और मालविका का वर्णन मिलता है। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक था कौन? देवभूति। यहाँ पे देवभूति हो जाएगा। कण्व वंश की बात करते हैं तो कण्व वंश की स्थापना है जो वसुमित्र ने देवभूति की हत्या करके की थी। वसुमित्र शुंगों के अमात्य यानी कि मंत्री थे। क्या थे? शुंगों के मंत्री थे। कण्व वंश भी ब्राह्मण वंश था जैसा कि शुंग वंश था। इस वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। सुशर्मा इसका अंतिम शासक था और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर कण्व वंश का अंत कर दिया। कुषाण वंश की बात करते हैं तो मौर्योत्तर काल में यानी कि पोस्ट मौर्यन पीरियड में कमजोर होते राजनीतिक स्थिति में कई विदेशी जातियों का आक्रमण भारत के क्षेत्र में हुआ था। इनमें सबसे पहले हिंद यूनानी यानी कि इंडो ग्रीक, उसके बाद शक और पहलव आए थे। भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण है जो सबसे अंतिम थे और कुषाणों का सबसे जो प्रिय राजा था या सबसे जो प्रतापी राजा था वो कनिष्क था। कुषाण चीन के यूची या तोखरी जाति से संबंधित थे। कुषाण किससे था? तो चीन के यूची या तोखरी जाति से संबंधित थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसस थे। कुजुल कड़फिसस। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था? कनिष्क था। कुषाण वंश की राजधानी कहाँ? तो पुरुषपुर या पेशावर और एक मथुरा थी। यहाँ पे दो कैपिटल थी कनिष्क की, कुषाण वंश के, कनिष्क के समय कुषाण वंश की। और इसको याद रखना, ये है जो पूछा भी गया है दरोगा मेंस में। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, जो को कनिष्क ने पाटलिपुत्रा से विजित किया था। अश्वघोष था जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना किया, जो और अश्वघोष को कनिष्क ने कहा से? पाटलिपुत्रा से जीता था। कनिष्क के समय में गंधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ और इसी में महायान जो संप्रदाय था उसका भी बौद्ध धर्म में विकास हुआ। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में करवाया था। कनिष्क ने 78 एडी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलाया था। शक संवत किसने चलाया था? तो 78 एडी में चलाया था कनिष्क ने। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था और कई एग्जामों में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो सिल्क रूट चीन से था, चीन से जाते हुए रोमन एम्पायर तक जाता था। ठीक है, और इसी में है जो भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था वहां पे कुषाणों का आधिपत्य था, राज था। अब हम फ्रेंड्स गुप्त वंश की ओर चलते हैं। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? तो श्रीगुप्त ने किया। 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी यानी कि 240 एडी से लेकर 280 एडी इसका कार्यकाल था, शासनकाल था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ कौन? घटोत्कच गुप्त। यानी घटोत्कच जो 280 से 320 ईस्वी तक शासन किया, वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि ली थी। तो प्रथम महाराजा की वो उपाधि किसने लिया? तो घटोत्कच ने। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं तो 320 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक रहा और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर लिया। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराज धीराज की उपाधि भी धारण की थी। कौन? तो चंद्रगुप्त प्रथम, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी जानते हैं। सॉरी, चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य है वो दूसरा है, इसके बाद आने वाले। ठीक है, समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो 335 से लेकर 375 ईस्वी तक शासन किया। इतिहासकार वीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया है। समुद्रगुप्त ने परकर्मांक, अप्रतिरथ आदि की उपाधि भी धारण की है। परकर्मांक, अप्रतिरथ। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं को जीता था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया भी गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन था और समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के प्रमाण भी पाए गए हैं। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिला है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित कर दिया था। अब हम जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। इसका शासनकाल था 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर 389 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधि भी धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेरनाग से विवाह किया था। कुबेरनाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह बाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था।
रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों के संरक्षिका के रूप में यानी प्रोटेक्टर के रूप में शासन किया। उस दौरान प्रभावती गुप्ता ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय भी प्राप्त की। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। फाहियान भारत में 14 वर्षों 399 से लेकर 414 ईस्वी तक रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। कालिदास थे, धनवंतरी अमर सिंह जिसने अमरकोश लिखा है, ठीक है, बारामिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, छपनक एवं भररुचि इसके प्रमुख चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे। अब बात करते हैं कुमारगुप्त प्रथम की, जो 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी का पुत्र हुआ कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी में शासक बना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी किसने किया? कुमारगुप्त ने। कई जगह आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, तो कुमारगुप्त याद रखना है। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना था। बाद में यह बौद्ध धर्म की शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बन गया। स्कंदगुप्त की बात करते हैं तो 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक है जो शासन किया, और मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया के बर्बर जाति हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। स्कंदगुप्त के समय ही हुनों का आक्रमण हुआ था। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में हुनों को मलेच्छ कहा गया है, मलेच्छ कहा गया है। किसको? हुनों को। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया है, यानी कि रिपेयरिंग कराया है। स्कंदगुप्त ने सक्रादित्य की उपाधि धारण की। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। किसने? कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त वंश के साथ मगध वंश का भी अंत हो गया। आगे हम देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में शिक्षा और बौद्ध धर्म का सबसे महान केंद्र था। इसकी स्थापना गुप्त काल के दौरान कुमारगुप्त ने किया था। बाद में हर्षवर्धन और पाल शासकों ने इसे संरक्षण एवं संवर्धन प्रदान किया। इस क्रम में जावा के शासक बाल पुत्रदेव ने भी इसे संवर्धन प्रदान किया था। ह्वेनसांग के यात्रा के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य कौन थे? तो शिलभद्र थे, और ये क्वेश्चन है जो बिहार पुलिस एग्जाम में भी पूछा गया था। उस समय विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक विद्यार्थी तथा 1510 शिक्षक थे। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा, अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, गणित, दर्शन शास्त्र और व्याकरण जैसे विषयों की पढ़ाई होती थी। और अभी आपने देखा है प्रधानमंत्री मोदी इसके उद्घाटन करने अभी जो नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय है उसका उद्घाटन किया था। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का नामांकन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता था। प्रथम प्रवेश परीक्षा द्वारपाल के द्वारा लिया जाता था तथा प्रवेश परीक्षा कुल 3 स्तरों पर होती थी। तो पहला कौन लेता था? तो गार्ड लेता था। इस विश्वविद्यालय में स्थानीय विद्यार्थियों के अतिरिक्त चीन, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया आदि से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यह विश्वविद्यालय पूर्णतः निःशुल्क आवासीय शिक्षा केंद्र था। इसके आर्थिक खर्च के लिए 200 गांव दान में दिए गए थे। इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में विशाल पुस्तकालय था जो 3 भवनों को मिलाकर बना हुआ था। इन तीनों भवनों में कुल 90 लाख किताबें थी। कितना? 90 लाख किताब। इन पुस्तकालयों के नाम था रत्न रंजक, रत्नोधि एवं रत्न सागर था। तो तीनों का नाम याद रखना है, रत्न रंजक, रत्नोदधि, रत्न सागर। ऐसे है जो बिहार पुलिस एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बीपीएससी में भी पूछे जा सकते हैं। प्राचीन काल में स्थापित शिक्षा के इस विशाल केंद्र को विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय की संज्ञा दी जाती है। 2016 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल किया गया है, और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में है। 2006 में पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा दिए गए सुझाव पर 2010 ईस्वी में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था। कब? 2010 में पूछ सकता है क्वेश्चन। और नए नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कर 2014 ईस्वी से विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम का संचालन किया गया है। और अभी आपने देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री वहां पे नालंदा यूनिवर्सिटी के जो नवनिर्मित इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको है जो जाके उद्घाटन किए हैं। अब बात करते हैं गुप्त प्रशासन की। तो गुप्त कला में राजा दैवीय अधिकार रखता था। इस काल में मौर्य काल के समान केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी, लेकिन राजा प्रशासनिक, सैनिक और न्यायिक अधिकार रखता था। गुप्त काल में साम्राज्य का विभाजन, देश
फिर भुक्ति, फिर विषय और ग्राम के रूप में किया गया था। देश का प्रधान होता था गोप्ता, भुक्ति का प्रधान होता था उपरिक, विषय का प्रधान होता था विषयपति और ग्राम का प्रधान कौन होता था तो ग्रामिक होता था। इसको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो गुप्त काल में कृषि है जो सबसे प्रमुख आय का स्रोत था। कृषि पर 1/4 से लेकर 1/6 तक का टैक्स है जो प्राप्त किया जाता था। कृषि के अतिरिक्त व्यापार और उद्योग से भी टैक्स प्राप्त किया जाता था। गुप्त काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति कहाँ तो ये बांग्लादेश वेस्ट बंगाल के आसपास था, बे ऑफ बंगाल में। तथा सबसे प्रमुख जो व्यापारिक नगर था कौन था तो उज्जैन था, उज्जैन। और उज्जैन कौन सी नदी पे है तो शिप्रा नदी पे है। ठीक है। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के के दिनार तथा चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था तो रुपया का। और स्वर्ण सिक्के के स्वर्ण गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्के को रुपया का कहा जाता था। अब हम फ्रेंड्स देखते हैं सामाजिक व्यवस्था के बारे में। गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई थी, कम्प्लेक्स हो गई थी। जाति इस काल में वर्ण व्यवस्था है जो जाति व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई थी। इस काल में कई उपजातियों का भी उदय होता चला गया। उदाहरण के लिए जैसे कि कायस्थ जाति का वर्णन पहली बार है जो गुप्त काल में ही मिलता है। कायस्थ मतलब जो अभी के लाला है, जो श्रीवास्तव टाइटल भी लगाते हैं, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा भी टाइटल। इस काल में छुआछूत के भी प्रमाण मिलते हैं। अछूत जातियों के ग्राम से बाहर रहना पड़ता था। इस काल में दास प्रथा का भी विकास देखने को मिलता है। तो इस काल में छुआछूत के भी प्रमाण मिला है और अछूत जातियों को ग्राम से बाहर रहना पड़ता था। इस काल में दास प्रथा का भी है जो विकास देखने को मिलता है। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति पूर्व की तुलना में नीची गिरती गई, यानी कि निम्न होती चली गई। इस काल में 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख में प्रथम सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। तो सबसे पहला जो सती प्रथा का प्रमाण मिलता है कहां से तो एरन अभिलेख में मिलता है, और यह भानुगुप्त के एरन अभिलेख में 510 ईस्वी। गुप्त कला की बात करते हैं तो गुप्त शासकों के संरक्षण में गुप्त काल के दौरान स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला और साहित्य कला का विकास हुआ था। स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण जो नागर शैली में नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, और गुफाओं का निर्माण तथा विहारों का निर्माण भी देखने को मिलता है। गुफाओं के निर्माण में अजंता गुफा जो कहाँ है महाराष्ट्र में, और बाघ गुफा कहाँ है तो मध्य प्रदेश में, उसका निर्माण गुप्त काल के दौरान ही किया गया था। इन गुफाओं से बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित चित्रकला के प्रमाण भी मिले हैं। गुप्त काल में साहित्य का विकास भी हुआ। इस काल की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है जो हम देखते हैं। कालिदास की जो प्रमुख रचना है वह है अभिज्ञान संकुतलम, मालविक अग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, विक्रम उर्वशीयम। तो कालिदास के प्रमुख रचनाओं को याद रखना है। ऐसे ऑप्शन में एक भी दे दिया और तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए इसको याद रखना है। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र विष्णु शर्मा का है। अमरकोश किसने लिखा है तो अमर सिंह ने लिखा है। और मृच्छकटिकम लिखा है, कई बार पूछा गया, दरोगा एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम या शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। और ब्रह्म सिद्धांत की बात करें जिसे भारत का न्यूटन कहा गया, ब्रह्मगुप्त को, ठीक है। और यह ब्रह्म सिद्धांत किसने लिखा है, ब्रह्मगुप्त ने। वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना किया। कामनंद ने नीतिसार पूछा गया क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा, तो नीतिसार कामनंद और आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत और 10 गीतिका और जीरो की रचना है जो जीरो का जो आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने ही किया था। इतिहासकार बीए स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को क्या कहा है, स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। और इतिहासकार बीए स्मिथ ने ही नेपोलियन को, भारत का नेपोलियन किसको कहा है तो समुद्रगुप्त को कहा है, ठीक है। और भारत का शेक्सपियर कौन है तो ये भारत का शेक्सपियर कालिदास है, ठीक है, भारत का शेक्सपियर कालिदास। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं पाल वंश की। पाल वंश की स्थापना किया था गोपाल ने, और कब किया था 750 ईस्वी में किया था। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की तो बिहार शरीफ में की। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक था धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थापना की थी। सोमपुर महाविहार जो वर्तमान में कहाँ है बांग्लादेश में है, इसका निर्माण भी किसने किया, धर्मपाल ने करवाया। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष जो ट्राइलेटरल स्ट्रगल हुआ था उसमें प्रतिहार और राष्ट्रकूट के शासक कौन था, पाल था। इससे संघर्ष किया था। धर्मपाल प्रतिहार से पराजित हो गया था। धर्मपाल क्या हुआ था, पाल वंश जो प्रतिहार से पराजित हुआ। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्स, देखिए धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज
से पराजित हुआ। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। उसने कुछ समय के लिए कनौज पर अधिकार भी किया था। धर्मपाल ने उत्तरापथस्वामी की उपाधि है जो धारण किया था। धर्मपाल ने, किसने? धर्मपाल ने। और यह क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे कि उत्तरापथस्वामी की उपाधि किसने धारण किया? तो धर्मपाल ने। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र आया देवपाल और 810 ईस्वी में है जो शासक बना। देवपाल ने मुंगेर को है जो अपनी राजधानी बनाया था। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। और ऐसे ही है जो मध्यकालीन इतिहास में है जो मुंगेर को राजधानी एक बार और कौन बनाया था? तो मीर कासिम ने बनाया था। मीर कासिम ने भी मुंगेर को राजधानी बनाया था। ठीक है। देवपाल ने जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। देवपाल के बाद विग्रहपाल, महीपाल, रामपाल आदि ने शासन किया था। पालकालीन कांसे की मूर्तियां अपनी कलात्मकता के लिए काफी प्रसिद्ध थी। धीमन और बिटपाल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? धीमन और बिटपाल है जो पालकालीन कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। और पालकालीन कांसे की मूर्तियां अपनी कलात्मकता के लिए काफी प्रसिद्ध थी। प्राचीन बिहार इतिहास के कुछ विभिन्न वंश और शासक और उसकी राजधानी के बारे में हम देख लेते हैं। तो बृहद्रथ किस वंश का था? तो इसकी राजधानी कहाँ था? तो गृहब्रज या राजगीर, जो मगध की प्रथम राजधानी के रूप में थी, जो अभी वर्तमान में राजगीर के नाम से जानी जाती है। बिंबिसार, इसकी राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज, राजगृह। उदयन ने है जो राजगीर से ट्रांसफर किया कैपिटल कहाँ? पाटलिपुत्र। उसके बाद शिशुनाग ने क्या किया? शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से क्या किया? वैशाली कर दिया। उसके बाद कालाशोक क्या किया कि वैशाली से फिर है जो पाटलिपुत्रा ले आया। ठीक है। और फिर पाटलिपुत्रा ही यहाँ पे देख सकते हैं, पाटलिपुत्रा है जो फिर नंद वंश के समय भी पाटलिपुत्र, मौर्य वंश के समय भी पाटलिपुत्र। और कुषाण ने फिर क्या किया कि इसको पुरुषपुर और मथुरा उस समय है जो अपना कैपिटल रखा था। गुप्त वंश ने फिर पाटलिपुत्रा ही, और पाल वंश ने मुंगेर को अपना कैपिटल बनाया था, पाल वंश ने। अब हम फ्रेंड्स बचे हुए प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख साहित्य के बारे में देखते हैं। तो अर्थशास्त्र जो साहित्य उसकी रचना कौन किया था? कौटिल्य ने किया, जिसे विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। राज्य प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था यह अर्थशास्त्र। यहाँ पे इकोनॉमिक्स इसको कोई मतलब नहीं है, यह राज्य प्रबंधन यानी कि स्टेट का मैनेजमेंट, पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में, राजनीतिक के बारे में है जो बताता है। बुद्ध चरित्र की घोषणा, जो बुद्ध चरित्र जो लिखा गया है किसके द्वारा? अश्वघोष के द्वारा। और इसमें बौद्ध धर्म का यह एक महाकाव्य है, बौद्ध धर्म के बारे में इसमें बताया गया है। प्रज्ञा पारमिता, यह नागा अर्जुन के द्वारा लिखा गया है। नागा अर्जुन नहीं है जो शून्यवाद का सिद्धांत है जो प्रज्ञा पारमिता में दिया है। सीयूकी की रचना किसने किया? तो ह्वेनसांग ने किया। ह्वेनसांग है जो हर्षवर्धन के समय भारत में आया था चीन से, और यह भारत का यात्रा विवरण को दर्शाता है। इंडिका की रचना किया था किसने? मेगास्थनीज ने, और यह मौर्य साम्राज्य का विवरण इसमें दिखाया गया है। मिलिंद पन्हों की बात करते हैं तो इसमें इसको लिखा गया है नागसेन के द्वारा, और बैक्ट्रियन शासक मिनांडर एवं नागसेन के वार्तालाप का संग्रह इसमें दिया गया है मिलिंद पन्हों में। ललित विस्तार, यह बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है ललित विस्तार में। महावंश की बात करते हैं तो श्रीलंका के राजाओं का इसमें वर्णन किया गया है, और बुद्ध धर्म के बारे में भी इसमें बताया गया है किस तरह से बुद्ध धर्म है जो आगे फैला था श्रीलंका में। जातक कथा की बात करते हैं तो इसमें बुद्ध भगवान के पूर्व जन्म की कहानियों को इसमें संग्रह किया गया है बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने है जो प्राचीन इतिहास के सेक्शन को कंप्लीट किया है एक ही वीडियो में। पूरे बिहार स्पेशल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाने की संभावना है, और एक कंप्लीट पैकेज के रूप में इसको आपको दिया जा रहा है। इसका हमने सामान्य जो बिहार का परिचय है उसका भी हमने है जो वीडियो बना दिया है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट पार्ट में जल्द हम मिलते हैं मध्यकालीन बिहार का इतिहास से। और इसका बुक यदि आप खरीदना चाहते हैं तो मार्केट में अवेलेबल है, आप उसे जाकर वहां से खरीद सकते हैं। ठीक है, किसी भी रिटेलर के द्वारा वहां पे जो भेजा गया है किताब, ठीक है, वहां पे आप दुकान से खरीद सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि है जो लोग अच्छे से इसके बारे में जान सके। पूरी तरह से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट डिस्कशन किया गया है। उम्मीद करेंगे कि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।